अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ैब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। पाकिस्तान की अदालती तारीख में आज एक तारीखी दिन है। गुज़श्ता रोज़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से हल्फ उठाया। वही जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जिनके खिलाफ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मई 2019 में रेफरेंस दायर किया था। वही जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जिन्हें खुद और उनकी अहलिया को भी सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सफाइयाँ देना पड़ गई थी। उन्हीं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ लिया और इस मौके पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया सरीना ईसा उनके साथ खड़ी थी। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने हल्फ उठाते ही दो तारीखी फैसले किए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों को फौरी समाअत के लिए मुकर्रर किया और फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर किया। इस समाअत की लाइव कवरेज के लिए फुल कोर्ट इजलास बुलाया और समाअत को बराह रास्त टीवी पर दिखाया भी गया। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने दौर की पहली ही समाअत फुल कोर्ट बेंच बनाकर की, जिससे साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल मुसलसल गुरेज कर रहे थे। जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में कई बार वकला की जानिब से फुल कोर्ट की इस्तदा की गई थी। कई अहम मामलात में ये इस्तदा की गई। खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने समाअतों के दौरान ये मुतालबा किया, अपने तहरीरी नोट्स में ये मुतालबा किया, मगर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने किसी भी सूरत फुल कोर्ट नहीं बनाया और ना सिर्फ फुल कोर्ट नहीं बनाया बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस का फुल कोर्ट इजलास भी नहीं बुलाया था। आज खुद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बताया कि 2019 से जजेस का फुल कोर्ट इजलास नहीं बुलाया गया। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने आज ओहदा संभालते ही सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस का फुल कोर्ट इजलास बुलाया। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस जो 2019 से एक साथ नहीं बैठे थे और इससे अदालत में तकसीम का तासुर मजबूत हो रहा था, वो सारे जजेस आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ओहदा संभालने के बाद पहले ही दिन इकट्ठे होकर बैठे और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ समाअत को लाइव दिखाने की मंजूरी दी गई। इससे पहले भारत में ये मिसाल कायम हो चुकी है कि जब 27 सितंबर 2022 को भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने आईनी बेंचेस की समाअतों को यूट्यूब पर बराह रास्त दिखाने की मंजूरी दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट एक ऐसा कानून है जिस पर साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने अप्रैल में ही हुक्म इम्तना दिया था, जो आज तक बरकरार है। इसी हुक्म इम्तना की वजह से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अप्रैल से कोई केस नहीं सुन रहे थे और ये मुतालबा कर रहे थे कि इस केस का पहले फैसला किया जाए ताकि बेंचेस की तश्कील से लेकर अपील सुनने तक चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर सूरत हाल वाज़ेह हो सके। ये कानून इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि ये तासुर मजबूत हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में अहम कानूनी और आइनी केसेस की समाअत करने वाले बेंचेस में चीफ जस्टिस के बाद सीनियर जजेस शामिल नहीं होते, बल्कि मखसूस हम ख्याल जजेस हैं जो अहम कानूनी और आइनी दरखास्तों पर समाअत करते हैं। इसी तरह कुछ दरखास्तें फ़ौरन समाअत के लिए मंजूर कर ली जाती हैं, जबकि कुछ दरखास्तें तवील अरसे तक समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं होती। खुद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस चीफ जस्टिस के इस इख्तियार पर सवालात उठा चुके हैं और आज भी जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस हवाले से संजीदा सवालात उठाए। हमारे पास अर्जेंट लगते हैं, कितने लगते ही नहीं केसेस। ये आम रोज़ाना की एक शिकायत है कि अर्जेंट केस सुप्रीम कोर्ट में लगता ही नहीं है। चीफ जस्टिस साहब नहीं लगाते कोई केस, चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का एक बेंच बना के कोई केस कर देते हैं। अच्छा, फुल कोर्ट नहीं बैठता। अवाम के केसेस हैं, अवाम का एक पूरा फोरम है पार्लियामेंट, वो अवाम कह रही है और वो पार्लियामेंट कह रहा है कि भाई अपने सिस्टम को ठीक करें और आपका सिस्टम 14 दिन में एक अर्जेंट लगाए। ये बात गलत हो गई। हमें करना है, हम सो जाएं, हम ना बनाएं केस, हम कोई केस ना लगाएं, हम अपनी मर्जी के बेंचेस बनाएं, ये ठीक है। इसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने दौरान समाअत चीफ जस्टिस के इख्तियार पर दरखास्त गुजार वकील से कहा कि आप दरखास्त दें और मैं समाअत के लिए ना लगाऊं तो आप क्या कर लोगे? एक मफरूजा पे छोड़ देता हूँ, आपने दरखास्त, ठीक है, मैं नहीं लगाता इसको, आप क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपके हाथ पैर कटे हुए हैं। इन्होंने हम पे भी की इंटरनल और इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस की मैं दो बातों का इजाफा भी करना चाहता हूँ और वो आइन से पहले भी हमारे पास था, वो हमें ऊपर वाले को हिसाब देना है, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। आप हमें टोटली अनअकाउंटेबल बनाना चाहते हैं चीफ जस्टिस को, मैं तो बहुत खुश हूँगा क्योंकि ये कानून अगर सस्टेन हो जाता है तो मेरे पार तो कम हो गए बाकी चीज़ों को छोड़ करके, ठीक है। इस कानून को उड़ा दें, मैं ताकतवर बन जाता हूँ, ये भी है, मैं अकाउंटेबल हूँ, ये भी एक सवाल है। एक मरहले पर एक केस का हवाला देते हुए चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क का नुकसान होता है तो हो जाए, चीफ जस्टिस की साख में कमी ना आए, मुझे ऐसे इख्तियारात नहीं चाहिए। हमने एडवाइजरी जुरिसडिक्शन से मामलों को ठीक रखने की कोशिश की,
ठीक है, आप कहते हैं नहीं, मुल्क को $6.5 बिलियन की डज लग जाए तो लग जाए। इंडिपेंडेंस और आपकी चीफ जस्टिस की साख पे कमी ना है। जी मुझे ऐसे पावर्स अपने लिए तो नहीं चाहिए। मैं अब वजाहत कर दूं, अगर आप मुझे देना चाहते हैं मैं फिर भी नहीं लेना पसंद फरमाऊंगा। आप प्लीज आइन के तकाजे पूरे करें। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने सवाल भी उठाया कि फर्ज करें कल मैं कोई भी बेंच तश्कील देने से इनकार कर दूं तो कौन मुझे मजबूर कर सकता है। Can these rules be challenged? I think they can be challenged. If they had a supra-constitutional effect, they can't be challenged. Suppose I refuse to, suppose tomorrow I refuse to fix any bench. What will compel me? At the moment there is stay order of reason, I said, नहीं, हम छुट्टी पे जाते हैं, हम कोर्ट ही नहीं लगाते हैं. What will you do? Move a reference against me? That's about all. You can't compel me under any law to do. So the object is, there has been a problem, there has been successive addition of cases. We are completely closing our eyes to it. हम 2019 में full court meeting हुई थी, वो भी हम नहीं कॉल कर सकते, वो भी इख्तियार चीफ जस्टिस का है। 2019 से 4 साल गुजर गए हैं, क्यों नहीं मीटिंग कॉल हो रही है? 2019 से उस जमाने में 40,000 केसेस थे, अब उसमें ऐड हो गए 27,000। हमारी मर्जी, हमारा डोमेस्टिक अफेयर है? नहीं, हमारा डोमेस्टिक अफेयर है, पर हम तनख्वाह नहीं लें स्टेट से। हम टैक्स पेयर हमें पैसे देता है, हमें एक काम के लिए पैसे देता है, केस का फैसला करो। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने भी कहा कि हमने इस केस में आज खुद नोटिस नहीं लिया है। अगर पार्लियामेंट ने हम पर बहुत जोरदार वार किया होता तो हम ऐसे केसेस उठाते भी रहे हैं। ये हमने स्यूमोटो केस नहीं लिया। अगर हमारे हकूक पे इतना जबरदस्त वार पार्लियामेंट ने किया होता तो हमने बहुत सारे केसेस में हमने खुद भी उठा लिए केसेस को। ये तो आप हमारे तरह से वो डिफेंडर तौर पे रूनुमा हुए हैं और कहा ये जंग मेरी है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप मेरे हकूक के लिए जंग लड़ रहे हैं, मगर ये मेरे हकूक और आपके हकूक की नहीं बात है, ये आइन की बात है और लोगों के हकूक की बात है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायजीसा, जस्टिस मंसूर अली साहब, जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस जमाल मंदोखिल ने पार्लियामेंट की बालादस्ती के हवाले से अहम सवाल उठाए। हमें क्या पता लोगों को क्या चाहिए, उसकी अक्कासी उनके नुमाइंदे, इलेक्टेड नुमाइंदे करते हैं। ठीक है, जिसको इलेक्ट करें उनकी मर्जी है, वो उसकी अक्कासी करते हैं। हम यहाँ तो कोई पोल अगर हम इधर खड़ कर मैं पूछ लूँ सबसे कौन से इन फेवर ऑफ दिस लॉ है, आपको कौन हक देता है ये करने का? आपको ये देता है कि फंडामेंटल एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात करें, आप वो बात ही नहीं कर रहे हैं। पार्लियामेंट जो उसी अवाम के जिनके मुकदमे सुनने हम बैठे हैं वो कहता है कि ये सिस्टम बना दिया है प्रोसीजर, 14 दिन में अर्जेंट केस लगाओ तो हमारी पावर पे और इंडिपेंडेंस पे कतगन आ गया है। इसलिए कि हम 17 अनइलेक्टेड आदमी जिस तरह मर्जी अवाम के केसेस फैसला करें, लेकिन अवाम जो पार्लियामेंट के थ्रू हमें बताए वो हमारे रास्ते में एक रास्ता आ गया। अब आप कहते हैं कानून बहुत अच्छा बना है, लेकिन पार्लियामेंट के पास इख्तियार नहीं था। हम अनइलेक्टेड जजेस जो है 15, हम बैठ के यही चीज कर ले तो ठीक होगा। चीफ जस्टिस आपके नहीं है, इस कौम के हैं और कौम के नुमाइंदे पार्लियामेंट में बैठे हैं। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस को ऐसे होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को ऐसे होना चाहिए। आपने बताया आइन को भी देख लेना पहले। जबकि दूसरी जानब जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर मुसलसल अदलिया के मामलात में पार्लिमानी मदाखलत की बात करते रहे। Legislative competence under Article 191, if it allows Parliament to go into so much depth into the very nitty-gritty of procedure of the court, then surely Parliament has an untrammeled power to regulate the court itself. The power to regulate, if I may adapt, is the power to destroy. Does this not effectively destroy the independence of the? Is this not contrary to the fundamental principle of the Constitution, trichotomy of powers? So where the legislative organ is intruding upon the nitty-gritty and the procedural aspects which have specifically been left to the Supreme Court under Article 191, is it not an intrusion in the boundaries created by the trichotomy of powers? इसके अलावा दौरान समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये सवाल भी उठाया कि पार्लियामेंट कौन होती है 3 रुकनी कमेटी का कहने वाली। ये कमेटी 5 रुकनी या 7 रुकनी क्यों नहीं हो सकती?
is the Chief Justice or the 3-member committee. Who is Parliament to say it's a 3-member committee? Why shouldn't it be a 5-member committee? Why shouldn't it be a 7-member committee? If the answer is that the Supreme Court means the Chief Justice and all the courts, then Parliament should have made a law saying this committee shall constitute of the Chief Justice and all the judges of the Supreme Court. इस मौके पर जस्टिस जमाल मंदुखिल ने सवाल उठाया कि क्या हम 17 जजेस बैठकर ऐसा असूल बना सकते हैं जो अदलिया की आज़ादी को लेकर एक शख्स के हवाले कर दे। आपका कहना ये है कि 3 मेंबर्स अगर बैठ के बेंचेस बनाएंगे एज पर दिस लॉ तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर के खिलाफ है। तो क्या हम 17 जजेस बैठकर जब रूल बनाएंगे हम कोई ऐसा रूल बना सकते हैं जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को लेके एक शख्स के हवाले कर दे, या ऐसा रूल बनाए जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हम ऐसा कर सकते हैं? दौरान समाज जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह सवाल भी उठाया कि क्या 3 जजेस अपने इंतजामी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए अदलिया को अदालती इख्तियारात से महरूम कर सकते हैं? Can the Parliament whittle down the judicial power under 184(3) by providing that this committee will act as a gateway and block out in exercise of administrative power anything that the committee feels, 3 judges, not the whole of the Supreme Court, but 3 judges, senior most respectable judges, but in the end just 3 judges, block out any case that they, in exercise of administrative power, they will deprive the Supreme Court from exercising judicial power. इसके जवाब में जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अगर तन्हा चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियारात हों तो क्या ये इम्कान है कि वो बेंच की तश्कील के जरिए केसेस पर असरअंदाज हो जाएं? Earlier, the justice solely had this power, so there was a likelihood that the outcome of the cases could also have been influenced by the constitution of the bench. So that eroded the independence of judiciary. If this argument is accepted, then the earlier traditional model would be acceptable to you, that one person can actually control the outcomes of the cases by constitution of benches, and this probably was the mischief that the Parliament wanted to address. आज की समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला ने अदलिया की आज़ादी के अंदरूनी अंसर की भी निशानदेही की। The jurisprudence of this court developed till today has only looked at aspect of independence of judiciary, that is freedom from external factors. But there are 2 other extremely or probably more important factors that affect independence of judiciary, and that is internal independence and institutional independence. What the Parliament appears to be looking at is the aspect of internal and institutional independence, where probably in the perception of the public or the Parliament, those powers exercised over the years by the Chief Justice under the rules, they actually eroded the internal and institutional independence. So when we talk about independence of judiciary, these 2 aspects that have been ignored till today, they are probably more important. इसके जवाब में जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि क्या इसका ये हल है कि इख्तियारात पार्लियामेंट के हाथ में दे दिए जाएं? Is it constitutionally conceivable that if there is such a concern about the internal independence of the judiciary, that the solution is to put the power in the hands of Parliament? And as I say, I have very deep regard and respect for my learned colleague, all of them, but in particular Justice Athar. Is this really the solution? मौके पर जस्टिस जमाल मंदुखिल ने सवाल उठाया कि क्या हम पार्लियामेंट को महदूद करना चाहते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं और ये काम नहीं कर सकते? आपके आर्गुमेंट से हम ये समझे हैं कि पार्लियामेंट को आप लॉ मेकिंग में महदूद करना चाहते हैं कि आप ये तो कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये रूल्स में सुप्रीम कोर्ट खुद करेगी।
खुद करेंगे। समाअत के दौरान जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल उठाया कि अगर फुल बेंच समाअत करे तो क्या अपील का हक खत्म हो जाएगा? The law is to be sustained. What is the effect of Section 5, which gives a right of appeal, given that a full bench is going to hear the case and decide the matter, then that full right of appeal is no longer there. It's redundant. Does that not mean कि हम फिर once again खुद ही decide कर लेंगे जहाँ हम नहीं चाहेंगे कि अपील कोई हो किसी केस का तो full bench बिठा देंगे? Does that again not amount to a power being exercised by the court itself? एक मरहले पर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने रिमार्क्स दिए कि मैंने ये हल्फ नहीं उठाया कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पाबंद हूं, मैंने हल्फ उठाया है कि मैं आइन और कानून का पाबंद हूं। हम बहुत जजमेंट ओरिएंटेड बन गए। मैंने जो हल्फ उठाया ना, मैंने ये हल्फ नहीं उठाया, सुन तो लीजिए ना प्लीज, कि मैं जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का पाबंद हूं। आप इससे मुखातिब हो जाए ना, I'm with you, कि मैं जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के ताबे हूँ। मैंने हल्फ उठाया मैं आइन और कानून के ताबे हूँ। प्लीज मैं अपने हल्फ की वायलेशन नहीं करूंगा कि जी जजमेंट को, आइन को तो छोड़ दीजिए, आइन तो हम पढ़ेंगे नहीं, जजमेंट पढ़ेंगे बैठकर। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदखिल ने सवाल किया क्या 3 रुकनी कमेटी ये फैसला कर सकती है कि चीफ जस्टिस 6 माह या 1 साल के लिए कोटा रजिस्ट्री में बैठेंगे? If 2 members, senior members, comes to the conclusion, say tomorrow the Chief Justice will sit in Quetta registry for 1 month, for 6 months, or for 1 year, is it possible? What will we do if this situation occurs? इसके जवाब में जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अगर चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ द रोस्टर बनकर आज खुद नोटिस ले सकते हैं तो कमेटी क्यों नहीं ले सकती? If the Chief Justice, just one person, as a master of the roster, could decide whether to take a suo motu or not, why not a committee? दौरान समाअत एक मरहले पर सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के हवाले से चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान अहम मुकालमा हुआ। When I'm sitting in a court of law, am I bound by the Supreme Court rules, or rules are in aid of administration of justice, and rules bind the counsel and the litigants but does not bind the court? What is your position on that? If I may ask a question. Right. If you are not bound by the Supreme Court rules in terms of whatever the Supreme Court rules say, but we are bound by Act of Parliament in regard to our own practice and procedure, do you think that is a constitutionally viable position? Well, Lord, then if the rules are made by the full court on the administrative side, and any particular bench can say, well, goodbye to the rules, why shouldn't that bench have the right to say goodbye to the act? इसके अलावा समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन ने जजेस के बनाए हुए कानून पर बात की तो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने उनसे इख्तिलाफ किया। Now surely judge-made law is law. Learned counsel, With the greatest of respect, if its observation is coming from the bench, I have severe reservations. Lord, I respond. Because it's not a question, it's a statement. I want to disassociate myself from this statement. चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने आज की समाअत में यह भी कहा कि मान लें कि हमसे गलतियां हुई हैं, मुझसे गलतियां हुई हैं। हमसे गलतियां हुई हैं, मुझसे गलतियां हुई हैं, तो मान लें गलतियां हुई हैं, ठीक है। हमने ऐसी ऐसी चीज़ें की हैं, हमने जस्टिफाई किए मिलिट्री टेक ओवर्स को, मान ले गलती की है। आज की तवील समाअत के बाद फुल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर मजीद समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। आज के गैर मामूली दिन के हवाले से ही हम बात करेंगे माहिरीन कानून से, साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ और बैरिस्टर अली जफर से एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान की अदालती तारीख में जो तारीखी दिन आया है, इसी पर हम इस वक्त बात करेंगे पाकिस्तान के 2 सीनियर तरीन माहिरीन कानून से, साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अशतर औसाफ अली और सेनेटर बैरिस्टर सईद अली जफर हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अशतर औसाफ साहब, एक तरफ तो ये मामला है
कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, उसको ये इख्तियार है कानून साजी करे और वो ये तय करे कि मुल्क के आईनी इदारे किस तरह से काम करेंगे पाकिस्तान के अवाम और इस मुल्क की बेहतरी के लिए। दूसरी तरफ ये बात है कि पार्लियामेंट को ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो लामहदूद तरीके से मदाखलत करे और दूसरे इदारों को ये बताए कि वो कैसे काम करेंगे, ये बताए कि सुप्रीम कोर्ट में कितने रुकनी कमेटी बनेगी, वो किस तरह से फंक्शन करेगी। क्या आज जो हुआ है सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान में, क्या ये टर्निंग पॉइंट होगा पाकिस्तान की अदालती तारीख में इस मसले का हल तय करने के लिए? अशरफ अली साहब, देखिए मसाइल जो है वो तो अपनी जगह पे कम से कम पाकिस्तान में तो हर दूसरे तीसरे दिन कोई नया मसला शुरू हो जाता है, लेकिन ये जो इंटरनल वर्किंग ऑफ द कोर्ट है इसके ऊपर जो रूल्स बने थे ये बहुत पुराने रूल्स हैं और इन रूल्स को रिविजिट करना बहुत जरूरी था। क्या ये अच्छा होता कि फुल कोर्ट मीटिंग में ये सब बातें पहले से तय हो जाती, लेकिन मुझे बताया गया कि फुल कोर्ट मीटिंग तो कई बरस से हुई ही नहीं और इसीलिए जरूरत महसूस की गई कि आप पार्लियामेंट के जरिए, चूंकि इख्तियार है आइन के अंदर कि आप पार्लियामेंट के जरिए वो कवानीन बना सकें, रूल्स बना सकें। आइन ये कहता है कि अगर रूल्स ना बनाए हों, पार्लियामेंट ने कोई लॉ ना हो इसके ऊपर, तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपने तय रूल्स बना सकती है। तो इसलिए ये रूल्स बने हुए थे, लेकिन चूंकि बारहा ये कहा गया कि जी फुल कोर्ट बनना चाहिए या जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज जो हैं उसके अंदर मामला जो है वो सिर्फ चीफ जस्टिस ही की सवाबदीद पे बेंचेस नहीं बनने चाहिए और ये कि अपील होनी चाहिए उन केसेस में जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं थी, बार काउंसिल्स इसके ऊपर बारहा कह चुकी हैं, खुद जजेस जो हैं इसके ऊपर बारहा बात कर चुके हैं, तो इसीलिए ये कानून बनाया गया। हाँ, ये जरूर है कि पार्लियामेंट का जो बनाया हुआ कानून है उसकी कसौटी जो है वो आइन है, ना कि किसी एक इदारे का अपना जात का मफाद या अपनी सोच और अपनी सवाबदीद। तो सवाबदीद को ख़त्म करने के लिए, सवाबदीद को एक ऐसी हैत देने के लिए, एक ऐसी शक्ल देने के लिए कि उसके अंदर कोई ऐसी बात ना आ जाए कि ज़ाती पसंद नापसंद की बात हो जाए, इसीलिए कानून ये बनाया गया था। और कवानीन भी हैं जो कि इन चीज़ों को देखते हैं और इसके साथ होता है। तो यस, ये एक अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि आज फुल कोर्ट मीटिंग हुई बिफोर हियरिंग होने से पहले और वहाँ पे बहुत सारे मामलात को सीधा कर लिया गया। अगर फुल कोर्ट जो है तो वो खुद बैठ के अपने रूल्स को जो है उनके अंदर ये सब चीज़ें ले आए और उसी तरह ही हों जिस तरीके पार्लियामेंट, और अगर कोर्ट जो है उसके रूल्स में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो तो फिर क्या ही अच्छी बात है। अली ज़फ़र साहब, एक तरफ तो ये मौक़िफ़ है कि पूछा जा रहा है कि पार्लियामेंट के पास क्या अख्तियार है, पार्लियामेंट कौन होती है, कोई तय करे कि 3 रुकनी कमेटी होगी, ये 5 रुकनी 7 रुकनी क्यों नहीं हो सकती। फिर ये मौक़िफ़ भी सामने आया फुल कोर्ट के बैठे होने के दौरान कि 2/3 अक्सरियत से ऐसी तरमीम मुमकिन है, एक्ट के ज़रिए से इस तरह से तय नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के मामले को। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है, लेकिन डिबेट शुरू करने से पहले एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है और वो ये है कि आर्टिकल 184(3) जिसको कुछ लोग सुओ मोटो भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं डायरेक्ट अपील, डायरेक्ट एक पिटीशन फाइल की जा सकती है अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में। हर ज्यूरिस्ट जो है, हर बार काउंसिल, हर वकील ये इस पे आमादा है इस बात पे कि इस केस में जहाँ आर्टिकल 184 का फैसला हो, अपील एक होनी चाहिए ज़रूर, ताकि एक अगर फैसला गलत हो जाए सुप्रीम कोर्ट से तो सुप्रीम कोर्ट के पास ही, एक लार्जर बेंच के पास एक अपील जाए। तो कानून उस हद तक तो मेरा ख्याल है बड़ा वाज़ेह है, दुरुस्त है और होना चाहिए। लेकिन सवाल जो उठाया जा रहा था अदालत में वो ये था कि इसका तरीक़ेकार क्या होना चाहिए। क्या इसका एक आम कानून के जरिए आप अपील फाइल कर सकते हैं, अपील का इख्तियार दे सकते हैं? क्या आपको ये आईनी तरमीम चाहिए, यानी कि जो आप कह रहे हैं कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ उसको आइन में अमेंडमेंट करके किया जाए? एक पहले इस तरह का केस आया था सुप्रीम कोर्ट में कुछ दिन पहले, उसका फैसला भी मेरा ख्याल है 2-3 हफ्ते पहले ही आया है।
उसमें इसी किस्म का कानून बनाया गया था, आईनी तरमीम नहीं की गई थी, कानून बनाया गया था और कानून में ये कहा गया था कि आप रिव्यू जो ताकत है रिव्यू की उसको अपील में तब्दील करते हैं। मैंने बहस की थी वो कोई कोर्ट में और मेरी बहस यही थी कि ये तरमीम जो अच्छी तरमीम है लेकिन ये तरमीम आइन में चूंकि हो रही है इसलिए इसको आइनी तरमीम के जरिए ही हो सकता है, इसका नफाज ये जो आम कानून के जरिए किया गया है ये गलत है और कानून को कलअदम करार दिया जाए। तो अदालत ने ये बात मानते हुए उसको कलअदम करार दे दिया था। लेकिन उस केस में और ये जो आज की केस की समाअत हो रही है, फर्क ये है कि आइन में तरमीम नहीं करने की कोशिश की गई। ये रिव्यू की पावर्स अपनी जगह उसी तरह है जिस तरह आइन में लिखी हुई हैं, लेकिन एक अपील की ताकत दी गई है और अब अदालत ने ये देखना है कि क्या ये अपील की ताकत जिसको कहा जाता है कि एक इजाफी पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को, क्या ये भी आइन के खिलाफ है या कि नहीं। चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा एक अहम और मेरा ख्याल है पहली बार मैंने सुना एक भरी अदालत में ये कहते हुए कोर्ट को, जज साहिबान को, उन्होंने ये कहा कि हमसे गलतियां हुई और हमें गलतियों का एतराफ़ है जुडिशरी को, और अगर उनको दुरुस्त करने का तरीका दिया गया है अपील के जरिए तो हमें एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो ये एक तरफ का मौक़िफ़ है जो कुछ और जज साहिबा ने भी यही ऑब्जर्वेशंस की। तो अब की इसकी यही है, इसका जो डिस्प्यूट है मेनली वो ये है कि अपील होनी चाहिए, लेकिन क्या उसको अपील को आम कानून के जरिए पावर दी जाए या उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए दी जाए। तो ये एक सवाल है, ये एक क्वेश्चन है। और मेरे ख्याल चीफ जस्टिस साहब ने ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। उन्होंने ये कहा कि आप ये बताएं कि अगर हमें एतराज़ नहीं है, अगर चीफ जस्टिस को एतराज़ नहीं है कि उनकी पावर्स जो हैं उनमें मजीद इजाफा किया जाए, अपील की पावर दी जाए और उन चीफ जस्टिस की पावर में 2 जज साहिबान को बिठा दिया जाए जो बेंच बनाए उनके साथ मिलके, तो अवाम को क्या उसका एक तरह से इतराज़ हो सकता है। अवाम को तो ये खुशी की बात है कि अवाम को अपील की एक ताकत दी जा रही है। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है और आज चूंकि पहली बार हमने देखा पाकिस्तान की तारीख में कि एक ओपन लाइव प्रोसीडिंग्स को दिखाया गया पूरे मीडिया पे, तो उसमें ये ऑब्जर्वेशंस जो आई वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उस पे हम अली ज़फ़र साहब, आपने जो नज़र-ए-सानी की बात की है, अपील के हक की है, अशरफ साहब क्या ये खामी तस्वुर की जा सकती है? अब जैसे फुल कोर्ट ही समाअत करता है तो उससे आगे फिर क्या बड़ा बेंच होगा, तो ये नज़र-ए-सानी की बात जो कि अली ज़फ़र साहब भी कर रहे हैं, इसका हल क्या हो सकता है? जी मैं अर्ज करूं, सबसे पहले तो ये कि सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स उसके अपने वाज़ा किए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूल्स बनाए हुए हैं, उसमें भी उन्होंने अपील की गुंजाइश रखी हुई है और उसके लिए आईनी कोई तरमीम की जरूरत नहीं उनको महसूस हुई। मसलन अगर चेंबर में कोई स्टे ग्रांट होता है या रिफ्यूज होता है तो उसकी अपील लाया करती है बिफोर 3 जजेस, जिसमें से एक जज वो होंगे जिन्होंने उसको रिफ्यूज किया, तो वो भी है। दूसरा, जब उसके ऊपर रजिस्ट्रार जो है वो इतराज़ात लगाता है तो भी वो अपील लाया करती है चेंबर में। अगेन उसके अंदर भी कोई आईनी तरमीम की जरूरत नहीं है। रूल्स जो हैं जो बनाए गए और जो ये सब कुछ है उससे सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बड़ी है, घटी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि चीफ जस्टिस की जो पावर्स एक जुडिशल वर्डिक्ट के जरिए ये कह दिया गया था कि वो मुतलकल अनान हैं, वो जो मर्जी चाहे वो करें, वो केस चाहे तो ना लगाएं, चाहे तो वो उसको इल्तवा में रख दें, चाहे वो किसी के सुपुर्द कर दें या उसको सर्द खाने में डाल दें। तो इसको सही करने के लिए किया गया और ये बाज़गश्त खुद कोर्ट के अंदर से आ रही थी कि ये बिल्कुल जो है ये गैर मुनासिब बात है, और जब खुद कोर्ट ये कह रहा है तो उस पर किसी को क्या एतराज़ हो सकता है। अब आपके सवाल का जवाब कि अगर फुल कोर्ट बैठ जाता है तो फिर अपील कहाँ लायक करेगी, और अगर रिव्यू भी करना है तो फिर कैसे होगा। इसीलिए तो ये कानून बनाया जा रहा है, इसीलिए तो ये कानून बनाया गया।
और इसीलिए ज़रूरत है कि इन सब बातों का जवाब दिया जा सके। मेरे पास इसका जवाब ये है कि इसके अंदर आप जब ये तय कर देंगे कि एक पर्टिकुलर नौइयत के केसेस जो हैं वो 3 जज सुनेंगे या 4 जज सुनेंगे और उसके खिलाफ अगर अपील होगी तो वो लार्जर बेंच, यानी अगर 3 ने फैसला किया है तो 4 वो जज जो उससे मुंसलिक नहीं थे, उस केस में नहीं थे, वो बैठ के उसके खिलाफ अपील सुन सकेंगे। लेकिन ये वहां होगा जहां 184(3) की बात है, यानी डायरेक्ट पिटीशंस की बात है। इसी तरह सो मोटो किसका हक है लेने का, मैं तो समझता हूँ कि 184(3) में सो मोटो नहीं है। बट अगर आपने इन्वायरमेंट इशू के ऊपर, माइनॉरिटीज के इशू के ऊपर कोई ऐसे मामला आ गए हैं जो अर्जेंट नेचर के हैं और वो हाई कोर्ट जो है वो और वो सारी कौम को या अवाम को उससे इफेक्ट हो रहा है, वहां पे और बात है। लेकिन पिटीशंस के जरिए और ये सारी चीजें, खास तौर पे पॉलिटिकल मामला। अली साहब, चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर पिछले इतने बरस में 27,000 मुकदमात में इजाफा ना हुआ होता, इतने बड़ी तादाद में मुकदमा ज़ेर इल्तिवा ना होते, मनपसंद बेंचेस ना बनाए जा रहे होते, सीनियरिटी को नज़रअंदाज ना किया जा रहा होता, तो शायद पार्लियामेंट को ये कानून लाने की, एक्ट लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप इत्तेफाक करते हैं इससे? कि देखिए, बिल्कुल ये ऑप्शन अदालत के पास मौजूद थी, क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक ताकत है, आइन ने ही दी है कि वो अपने रूल्स बनाए। और मेरा ख्याल है 1980 में सारे जज साहिबान जो उस वक्त के थे वो बैठे थे और उन्होंने रूल्स बनाए थे, लेकिन उसके अंदर अपील की कोई प्रोविजन नहीं दी थी। और उससे आज पॉइंट आउट किया चीफ जस्टिस साहब ने कि बहुत सारी गलतियां हुई अदालत में, अदालत से जो फैसले किए आर्टिकल 184(3) के तहत, और अगर अपील की ताकत होती तो शायद वो गलतियां उस वक्त ही दुरुस्त हो जाती। तो ये चूंकि इतने सालों से जब का सुप्रीम कोर्ट को ये रूल मेकिंग पावर मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने अपील की ताकत नहीं दी, तो ये भी एक कमेंट आया था कि पार्लियामेंट को फिर स्टेप इन करना पड़ा और पार्लियामेंट ने इस वजह से ये एक इख्तियार दे दिया। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि अपील की ताकत होनी चाहिए थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स के तहत नहीं दी। सवाल सिर्फ ये है कि पार्लियामेंट क्या उस पावर दे सकता है, पार्लियामेंट आम कानून के जरिए ये अपील की पावर दे सकता है कि नहीं, क्या उसको अमेंडमेंट करनी चाहिए थी आइन की, यही डिबेट हो रही है। आज सुबह हमने देखा कि कुछ जजेस का व्यू था कि आपको ये लॉ पावर पार्लियामेंट का आम कानून के जरिए हक नहीं है, आईनी तरमीम चाहिए, और कुछ का व्यू पॉइंट ये बैरिस्टर अली ज़फ़र, आपका बहुत शुक्रिया। अशतर रज़ा अली साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बात करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट ने समाअत की और वो बराह रास्त दिखाई गई किस तरह से फैसला हुआ और उसके बाद क्या माहौल रहा। हम सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर्स से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। इस वक्त हम बात करेंगे आज फुल कोर्ट के मामले पर ही सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले सीनियर रिपोर्टर से। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और सहाफ़ी हसनात मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। क़य्यूम सिद्दीकी साहब, बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल थी और कहाँ 4 बरस से फुल कोर्ट की इजलास ही नहीं हुआ, मीटिंग नहीं हुई, और फिर ना सिर्फ मीटिंग हुई बल्कि फुल कोर्ट ने मुकदमा सुना और पाकिस्तान और पूरी दुनिया में इसको बराह रास्त दिखाया गया। किस तरह से हुआ ये फैसला, और वो जो मीटिंग थी उससे मुतालिक कुछ पता लग सका कि किस तरह से इस नतीजे पे पहुंचा गया कि बराह रास्त टेलीविज़न पर भी दिखाया जाएगा? देखें, जो जस्टिस काजी फ़ईसा के ख़िलाफ़ जब रेफरेंस था उसमें उनकी दरख्वास्त थी और उस पर फिर फुल कोर्ट ने, जो उस वक्त का फुल कोर्ट था यानी 10 रुकनी बेंच था क्योंकि अवेलेबल बेंच वही था, उसने लाइव टेलीकास्ट के हवाले से पब्लिक इंटरेस्ट के जो मुकदमात हैं बिलखुसूस 184(3) के हवाले से उसकी लाइव कवरेज के बारे में कह दिया था, लेकिन साथ ही कहा था कि ये क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है तो फुल कोर्ट इसका फ़ैसला करेगी। अब फुल कोर्ट मीटिंग जो है उसकी वहाँ पे भी प्रिंसिपल जो है वो यही होता है कि अक्सरियत से फ़ैसला हुआ होगा। तो ये बिल्कुल इस बात की जो है वो है कि जो भी फुल कोर्ट मीटिंग हुई है
वहाँ पे जजेस की अक्सरियत ने, अब देखना ये है कि वहाँ पे तमाम जज साहबान ने मुतफ़िका तौर पर किया है या अक्सरियत से फ़ैसला हुआ है। लेकिन ये फ़ैसला हुआ और फिर वो इम्प्लीमेंट भी हुआ, तो इस तरह से फुल कोर्ट मीटिंग का जो पहला आउटकम था वो तो हमने देख लिया उसका। और दूसरे जो एजेंडे के अंदर आइटम्स थे वो मुकदमात की तरजीहात के मुकदमात को लगाने का तरीक़ाकार जो है वो क्या होगा, इस हवाले से था। और उस पर जो है वो अभी तक उस फुल कोर्ट मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो मीडिया को जारी नहीं किए गए हैं। तो ये अभी देखना होगा कि मुकदमात की किस तरह से आगे फिक्सेशन होगी। बहरहाल जो एक रोस्टर ऑफ जजेस है वो अगले हफ्ते के लिए जारी कर दिया गया। असनाद, बहुत सी चीज़ों की तवक्को तो की जा रही थी। काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस बनने से पहले मुकदमात की समाअत के दौरान अपने रिमार्क्स में क्या कुछ कह चुके हैं, उनका मौक़िफ़ क्या था कि किस तरह से वो बेंचेस का हिस्सा नहीं बन रहे थे, कि बहुत कुछ तब्दील होगा उनके चीफ जस्टिस बनने के बाद। इसकी तवक्को थी कि फुल कोर्ट का इजलास बराह रास्त भी दिखाए जाने का फैसला किया जाएगा, और फिर ये कि जो लोग कोर्ट रूम नंबर 1 में मुकदमात की समाअत देख चुके हैं, मैं भी उनमें शामिल हूँ, बहुत से सहाफ़ी शामिल हैं, उनको तो इल्म है, लेकिन आवाम की एक बड़ी तादाद जिन्होंने कभी टेलीविज़न पर इस तरह सुप्रीम कोर्ट के किसी मुकदमे की समाअत नहीं देखी थी, उनको अंदाज़ा हुआ कि कितना मुश्किल काम है कोर्ट रूम में तमाम चीज़ों को नोट करना और उनको सही रिपोर्ट करना। तो आप, क़य्यूम साहब, दीगर सब लोगों के लिए बहुत ही ये कठिन मरहला होता होगा। इस हवाले से तवक्को थी कि ये होगा आज? देखिए, ये तो हमें अंदाज़ा था कि ये ट्रांसमिशन जो है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के दौर में ही कोर्ट प्रोसीडिंग लाइव ट्रांसमिशन दिखाई जाएगी, लेकिन ये नहीं था कि पहले ही दिन इसका फ़ैसला हो जाएगा और इतनी ओपननेस हो जाएगी। मेरा ख्याल है बहुत बड़ा इक़दाम है, और जस्टिस काजी फ़ाइज़ा को जितना भी अप्रिशिएट करें कम होगा। हमने देखा माजी में चीफ जस्टिस रहे हैं, उनके जो पहले प्रीडेसर रहे हैं वो भी प्रियम करते रहेंगे अपने इख्तियारात में, किसी तरह भी वो उन्होंने शराकत को तस्लीम नहीं किया, बल्कि कोई कानून भी बना तो उसको रोक दिया, जिस तरह अभी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से स्टे दे दिया गया। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की तरफ से जो है वो बहुत से जिस किस्म के आज रिमार्क्स आए, एक तो वो चीज़ कि जो एक लाइव दिखाया गया, दूसरा एक चीफ जस्टिस जो है वो अपने इख्तियारात देना चाह रहा है और वो ये कह रहा है कि जी मैं चाहता हूँ कि साथ मुशावरत से ये ज़िम्मेदारी निभाई जाए, और साथ ही वो ये कह रहे हैं कि माजी में 184(3) के इस्तेमाल से मुल्क को क्या क्या नुकसान हुआ। रेकॉर्ड एक्ट का हवाला उन्होंने 2 दफ़ा किया और ये बड़ा कम हुआ इस तरह के सुप्रीम कोर्ट ने अपने माजी के तर्ज अमल को क्रिटिसाइज़ किया हो। और मेरा ख्याल है किसी इदारे ने भी इस तरह अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के हवाले से बात नहीं की हो, और यहाँ जो है वो एक सरबराह जो है वो अपने इदारे को इतना उसने ओपन कर दिया और सारी डिबेट जो है वो पब्लिक के सामने रख दी। अब जो है वो बात नज़रियात की इख्तलाफ की है कि एक जो है वो माइंड सेट जो है जजेस का वो समझता है कि ये पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंस नहीं है, हम अगर अपने आप को रेगुलेट करें तो ठीक है लेकिन पार्लियामेंट नहीं कर सकती। दूसरे जो है वो माइंड सेट जजेस का वो कहता है कि जी पार्लियामेंट मुंतखब अवाम का मुंतखब इदारा है और वो कर सकता है हमें रेगुलेट और हमें उनके कानून को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो है ये मज़ीद अब अवाम के सामने आ गई हैं कि किस जज का क्या सोच है। मेरा ख्याल है कि जो मुनफरिद चीज़ें हैं, जिस तरह से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने गार्ड ऑफ ऑनर भी नहीं लिया और फिर जब उन्होंने वहाँ अमले से खिताब किया सुप्रीम कोर्ट के तो कहा कि यहाँ लोग खुशी से नहीं आते, वो इसलिए आते हैं उनके मसाइल हल हो सके। तो आप इस तरह से तसव्वुर कीजिए कि आप मेज़बान हैं और यहाँ आने वाले साइलीन मेहमान हैं, अदालती अमले से उनकी ये गुफ्तगू और फिर जिस तरह से उनका तर्ज अमल है नस्ब व ज़ब्त के लिए, उससे क्या असर पड़ता हुआ दिखाई दिया है आज? देखिए ये तो अभी आज पहला दिन है, अब शुरुआत है, अब मज़ीद चीज़ें जो हैं अभी उनके पास 13 महीने हैं, लेकिन जो वाज़े है कि उन्होंने चीज़ें ज़हन में रखी हुई हैं कि मैंने क्या क्या तब्दीली सुप्रीम कोर्ट में लानी है और वो चीज़ें जो है वो अपने एक्शन से ले रहे हैं और ये बड़ी अच्छी बात है। बजाय इसके कि माजी में केस मैनेजमेंट की पॉलिसी जो है वो 1 साल एक चीफ जस्टिस की टेबल पे पड़ी रही, उसने अप्रूवल नहीं दी और अपनी इस वजह से कि मेरी जो है कि पावर वो
वो मैं किसी के साथ शेयर ना करूं। और जिस तरीके से उन्होंने हम ख्याल जजेस के बेंच बनाए, अगर यही काम जो है वो जस्टिस उमर अता बंदियाल कर लेते तो क्या हारिक थी और उनको भी अप्रिशिएट किया जाता। तो आज इसमें कोई शक नहीं कि लोगों को ने खामियां भी देखी कि जजेस के बहुत ज़्यादा सवालात भी थे, वकील को कम टाइम मिल रहा था, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो इम्प्रूव होंगी और हर जज को जब इस तरह की फीडबैक मिलेगी आज, और ये ज़्यादा चीज़ें जो हैं दिन ब दिन जो है वर्किंग में जो है प्रोसीडिंग में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो मज़ीद ट्रांसपेरेंसी के एक जो है वो के हवाले से बताया जा रहा है, लेकिन क्योंकि जस्टिस काजी फैसा को तकरीर का मौका नहीं मिला कि क्या उनके ज़हन में है, किस किस्म की तब्दीलियाँ और वो करना चाह रहे हैं, तो ये बस अब हर दिन ही जो है वो एक्शन से ही पता चलेगा। उससे पहले उन्होंने कोई अपना जो रोड मैप है वो कहीं बहुत से मामला, बल्कि बेशुमार ही मामला था जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ज़ेर बहस रही है। बेंचेस बनाए जाने का मामला, जजेस को बेंचेस में शामिल ना किए जाने का मामला, मनपसंद बेंचेस और फिर उनके ज़रिए से फैसलों के हवाले से तनकीद की जाती रही है। आपने भी बात की अपने पहले सवाल के जवाब में कि जो रोस्टर जारी कर दिया गया है उससे मुताल्लिक ये कहा जा रहा है कि किसी किस्म की कोई तफरीक या तकसीम नज़र नहीं आई है, बल्कि तमाम जजेस को शामिल किया गया है, जो बहुत मुख्तलिफ है पिछले 4 बरस में जो कुछ हो रहा था सुप्रीम कोर्ट में उससे मुताल्लिक। जी हाँ, बिल्कुल उसमें जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है उसको बिल्कुल एडहेयर किया गया और बड़े बेंचेस बनाए गए हैं जिसके साथ जज साहबान जो है वो कंफर्टेबल हो सकते हैं। लेकिन मसला ये नहीं है, और वो जो आपने बात की कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे मेहमान और मेज़बान आते, मेरे लिए भी ये ऑप्टिक जो है वो कोई इतना इम्प्रेसिव नहीं है। ये काम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, अदालतों का, कि लिटिगेंट ये सब कुछ जो है वो लिटिगेंट के लिए ही है और लिटिगेंट जो है वो वहाँ पे अपनी दाद रसी के लिए आता है, अदालतों को उसकी दाद रसी करनी है। लेकिन बहरहाल ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि आज बड़ी तौर पे वाज़ेह हुआ कि 184(3) का जो इख्तियार है वो उन तबक़ात के लिए है जिनकी सुनवाई जो है वो नहीं हो सकती है, उनकी अपलिफ्ट के लिए है, किसी कमर्शियल एलीट या इस तरह के मामलात के लिए नहीं है कि या ना ही वो जो है वो एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात के अंदर मुदाखलत करने के लिए है और ना ही हुकूमतें गिराने और बनाने के लिए है और ना ही मनपसंद मर्ज़ी के बेंच बनाकर मनपसंद मर्ज़ी के फ़ैसले किए जा सकते हैं। आज तो जो है वो हमने ये भी देखा कि जैसे मंसूर अली शाह का बड़ा एक जो है ऑब्जर्वेशन उसको देखें तो उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो अब ये मामलात इस तरह से नहीं चल रहे हैं, बल्कि उन्होंने नेपाल की मिसाल दी और उन्होंने कहा कि वहाँ पे जो जब जुडिशल ईयर शुरू होता है उसमें बैलेट के ज़रिए जो है वो बेंचेस की तश्कील कर दी जाती है, यानी कि 1 साल के लिए बेंच बन जाते हैं। और ये जो है कि भी कौन सा मुकदमा किस जज के सामने लगेगा, ये मेरा ख्याल है कि ये पिक एंड चूज़ नहीं होना चाहिए। एक पॉलिसी जो है वो सामने आए कि कौन से बेंचेस हैं जो उनके सामने मुकदमात कैसे फिक्स होंगे, ये सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट है, और कौन से मुकदमात जो हैं वो तरजीही बुनियादों के ऊपर लगनी चाहिए। इसके साथ ही साथ जो है मैं ये भी है कि जब ये एक प्रिंसिपल ले डाउन हो जाएगा तो उसमें फिर किसी को इतराज़ नहीं होगा कि कौन सा बेंच है कौन सा नहीं है, और फिर मेरा ख्याल है कि इसको और आगे तक बढ़ाना चाहिए कि अगर एक प्रिंसिपल होता है कि एक सीनियरिटी प्रिंसिपल के ऊपर होगा, उसमें अगर कोई जज नहीं बैठता या बेंच इंक्लूड करता है तो उसकी ये किस जज को बैठना चाहिए और किसको नहीं बैठना चाहिए उसकी रीजनिंग भी दी जानी चाहिए। कयूम सिद्दीकी, बहुत बहुत शुक्रिया। हसनात मलिक, आपका शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।